से पूछा क्रिस्टोफर और उसके आदमियों ने अंदर उसके साथ क्या क्या बातें की थी। तब ओमकार गहरी सोच में डूब गया। वह एक के बाद एक सारी बातें याद करने लगा और धीरे धीरे सारी बातें अनिका को बताने लगा। लगभग सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ओमकार की किडनैपिंग नहीं हुई थी, बल्कि किसी रियलिटी शो में उसे भर्ती किया गया था। लगभग सारी बातें बिल्कुल बचकानी थी और अनिका को इन सब बातों से कोई क्लू मिलने वाला नहीं था। अनिका ने अब अपनी आवाज ऊंची करते हुए ओमकार से कहा, क्या तुम्हें कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही है जो थोड़ी अनयूजुअल हो? कोई ऐसी बात जिसे मुझे कोई क्लू मिल सके कि तुम्हारे किडनैपिंग के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, वह कहाँ होगा? ओमकार अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा। ओमकार का दिमाग इस वक्त इसलिए भी थोड़ा काम नहीं कर रहा था क्योंकि वह यह सोच कर काफी एक्साइट हो रहा था कि उसके अकाउंट में किसी ने 10 करोड़ रुपए डाले थे। उसके मन में बार बार यह बातें चल रही थी कि आखिर वह इन 10 करोड़ रुपए से क्या करेगा, मगर वह जानता था कि अनिका को हर बात का जवाब देना भी काफी जरूरी था। आखिर वह लोग अनिका के दुश्मन थे, यहाँ तक कि अनिका तक पहुँचने के लिए उन्होंने ओमकार की किडनैपिंग भी की थी। कुछ देर तक सोचने के बाद अचानक ही ओमकार फटी हुई आंखों से अनिका की ओर देखने लगा। ओमकार की आंखों से यह पता चल रहा था कि उसे जरूर कोई ऐसी बात याद आई थी जिससे अनिका को कोई क्लू मिल सके। अनिका ने ओमकार से कहा, बताओ क्या हुआ तुम्हें, कुछ याद आ रहा है? ऐसी कोई बात जो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए। ओमकार ने याद करते हुए अनिका से कहा, हाँ वहाँ एक चीज काफी अनयूजुअल थी। जब भी वह क्रिस्टोफर मुझसे बात कर रहा था, बार बार उसके साथ बैठा आदमी खांस रहा था। वह आदमी बीच बीच में क्रिस्टोफर के साथ बात भी कर रहा था, मगर उसकी खांसी रुक ही नहीं रही थी। यह बात सुनकर अनिका हैरानी से ओमकार की ओर देखने लगी। 7 स्टार होटल के कमरे से में क्रिस्टोफर गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। वह अपने हाथ में आ रही सारी चीजें यहाँ से वहाँ फेंक रहा था। उसके आसपास खड़े उसके आदमी समझ चुके थे कि उनका बॉस काफी डिस्टर्ब था। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। क्रिस्टोफर के ठीक सामने बैठे आशीष डोगरा ने क्रिस्टोफर को रोकने की कोशिश की, मगर वह आशीष को पीछे धकेलते हुए क्रिस्टोफर ने साइड टेबल पर पड़ा हुआ फ्लावर पॉट उठाकर जमीन पर फेंक दिया। क्रिस्टोफर चिल्ला चिल्लाकर अपने आदमियों से पूछने लगा, आखिर पता करो वह मिस्टर एक्स वह एक आदमी है, कोई इंडिविजुअल मैन नहीं जो किसी की नजर में नहीं आ रहा। पता करो कौन है वह। मैं उसे जल्द से जल्दी अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, फिर देखता हूँ कि वह अनिका क्या करेगी। उस लड़की को मैं अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आशीष डोगरा क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद फिर से जोर से खांसने लगा। क्रिस्टोफर को आशीष की इस खांसी से काफी इरिटेशन हो रही थी। क्रिस्टोफर ने चिल्लाते हुए आशीष से कहा, अरे तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? जब भी कुछ बोलने की कोशिश करते हो पहले आधे घंटे तक तुम्हारी खांसी की आवाज सुननी पड़ती है, फिर काम की बात करते हो। अगर किसी दिन मुझे यहाँ कोई मारने आया तो मेरे लोगों को इन्फॉर्म करने से पहले तुम बस खांसते रहोगे और जब तुम उन्हें इन्फॉर्म करोगे वो लोग मुझे मारकर चले जाएंगे। कोई दवाई तुम पर असर क्यों नहीं करती? अपने मुंह पर जोर से रुमाल दबाने के बाद जब आशीष ने अपनी खांसी पर कंट्रोल पा लिया तब दबी हुई आवाज में आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? मिस्टर एक्स और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका है। आशीष डोगरा की बात सुनकर हैरानी से क्रिस्टोफर आशीष डोगरा की ओर देखने लगा। क्रिस्टोफर ने अपने हाथ से आशीष का कॉलर पकड़कर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? उस लड़की के प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि उसे कोई जादूगरनी समझने लगे हो? अरे ये कैसे हो सकता है कि कोई लड़की जो दुनिया की इतनी बड़ी डॉक्टर है वह इतनी अच्छी कंप्यूटर हैकर हो? आखिर वह भी तुम्हारी तरह और मेरी तरह इंसान है, कोई सुपर वुमन नहीं जो हर काम में चैंपियन हो। क्रिस्टोफर की बात पर आशीष ने धीरे से क्रिस्टोफर की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, यह मत भूलो कि मैं काफी सालों से उस पर नजर बनाए हुए हूँ। मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ। जो काम दूसरे लोग 2 साल में नहीं सीख पाते वह यह लड़की 2 घंटे में सीख जाती है। मैं यह नहीं कहता कि वह सुपर वुमन है, मगर उसके दिमाग की ताकत गजब की है। वह स्वाति मल्होत्रा की बेटी है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। और स्वाति मल्होत्रा कौन थी यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो। स्वाति मल्होत्रा जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर भागी थी तब ऑर्गेनाइजेशन की सबसे कीमती चीज अपने साथ लेकर भागी थी। आशीष की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर कुछ देर तक हैरान होकर अपने मन में कुछ सोचने लगा। अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर क्रिस्टोफर ने आशीष की ओर देखा और कहा, क्या इसका मतलब यह है कि? क्रिस्टोफर आगे कुछ कहने से पहले ही रुक गया। क्रिस्टोफर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अपनी बात बदलते हुए क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, अब मुझे पता चला कि उस जेनेटिक मॉडिफिकेशन ड्रग में उसे इंटरेस्ट क्यों नहीं है। क्रिस्टोफर अपने सर पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगा। तभी आशीष डोगरा को फिर से खांसी आने लगी। क्रिस्टोफर के एक आदमी ने आशीष को पानी दिया। पानी पीने के बाद आशीष की खांसी थोड़ी कंट्रोल में आई। तभी आशीष डोगरा का फोन बजने लगा। जब आशीष ने अपना मोबाइल अपनी जेब से निकाल कर देखा तो वह चौंक गया। वह क्रिस्टोफर और उसके आदमियों से थोड़ा सा दूर बालकनी के पास जाकर खड़ा हो गया। कोड रिसीव करके आशीष डोगरा ने कहा, कहिए आपने मुझे कैसे याद किया? इस सवाल के बाद अनिका की आवाज आशीष के कानों पर पड़ी।
अनिका ने आशीष डोगरा से कहा, दरअसल मिस्टर आशीष, मैं आपसे कुछ देर के लिए मिलना चाहती हूँ, क्या आप फ्री हैं? अनिका की जादुई आवाज सुनकर आशीष पहले ही पिघल गया था। आशीष ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम सिर्फ जगह चुनो, मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर तुम्हारे दिए गए टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। यह कहने के बाद आशीष फिर से खांसने लगा। आशीष अपने आसपास खड़े लोगों को यह पता नहीं चलने देना चाहता था कि वह कॉल पर अनिका के साथ बात कर रहा था। अनिका ने थैंक यू कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अपनी कार में अनिका के ठीक बगल में बैठे ओमकार से पूछा, क्या यह वही आवाज थी जो तुमने वहां सुनी थी? अनिका ने आशीष का कॉल स्पीकर फोन पर रखा था, जिससे आशीष की आवाज ओमकार अच्छी तरह सुन सके। आशीष की आवाज सुनने के बाद ओमकार ने बड़ी कैजुअली अनिका से कहा, बिल्कुल यही आवाज थी वो, मुझे पक्का यकीन है यह वही आदमी था जो क्रिस्टोफर के बगल में बैठकर खांस रहा था। अनिका ओमकार की बात सुनकर चौंकी जरूर थी, मगर इस वक्त उसके लिए ज्यादा जरूरी क्रिस्टोफर तक पहुंचना था। अनिका जानती थी कि ओमकार का शक गलत भी हो सकता था। ओमकार अभी बच्चा था, मगर वह ओमकार की बात को लाइटली नहीं लेना चाहती थी। अनिका ने कार तेजी से गुलेरिया हाउस की ओर ले जाना शुरू किया। कार में अनिका के बगल में बैठे ओमकार ने अनिका से पूछा, अनिका मुझे बताओ, क्या तुम उस आदमी को पहले से जानती हो? क्या तुम मुझसे पहले उससे मिल चुकी हो? ओमकार खुद भी काफी शौक हो गया था जब उसने अनिका के मोबाइल पर उस आदमी की आवाज सुनी। ओमकार यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर अनिका का दोस्त कैसे हो सकता था। ओमकार मन ही मन कई सारी पॉसिबिलिटीज सोचने लगा। तभी एक ख्याल ओमकार के मन में आया और ओमकार ने अनिका से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हो, जिसे पता चला हो कि तुम रोहित मारवा के साथ शादी करने वाली हो और अब बदला लेने के लिए उसने तुम्हारे भाई यानी मुझे किडनैप कर लिया और अब वह अपनी कंपनी को भी बर्बाद करना चाहता है। अनिका ने ओमकार की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ओमकार मन ही मन दूसरी पॉसिबिलिटी भी सोचने लगा, मगर ओमकार को यह पॉसिबिलिटी ज्यादा सच लग रही थी। अब ओमकार के मन में 10 करोड़ के साथ साथ एक एक्शन लव स्टोरी भी एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। गुलेरिया हाउस पहुंचने के बाद अनिका ने गाड़ी रोककर ओमकार से कहा, तुम अभी घर जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। ओमकार ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए बड़ी एक्साइटमेंट से अनिका से पूछा, क्या तुम अपने पुराने आशिक को रंगे हाथों पकड़ने जा रही हो? वाह, क्या मीटिंग होगी, पुराना आशिक नया दुश्मन, जो कि अब तक के बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? ओमकार की बात सुनने के बाद अनिका ने कार के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए ओमकार से कहा, अब उतरो, मुझे देर हो रही है। ओमकार के घर से उतरने के बाद आशीष डोगरा को कॉफी शॉप की लोकेशन भेज दी और साथ ही साथ एक मैसेज भी टाइप किया, सी यू इन 30 मिनट। कुछ ही सेकंड में आशीष ने थम्स अप का इमोजी अनिका को भेज दिया। आशीष का रिप्लाई आते ही अनिका तेजी से कार उस कॉफी शॉप की ओर ले जाने लगी। अब ओमकार गुलेरिया हाउस के अंदर आया तो उसने देखा लिविंग रूम में रोहित बेसब्री से अनिका के लौटने का इंतजार कर रहा था। ओमकार को देखते ही रोहित तेजी से उसके पास आया और ओमकार के पीछे नजर डालते हुए ओमकार से पूछने लगा, अनिका कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं आई? ओमकार इस वक्त किसी और ही धुन में खोया हुआ था। उसके जेब में जो फोन था उसमें कुछ देर पहले उसने एक मैसेज पढ़ा था। वह 10 करोड़ का मालिक बन चुका था। 10 करोड़ का आंकड़ा ओमकार के दिमाग के आसपास घूमने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया का राजा बन गया है। ओमकार को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की थी कि अब उसके प्यारे पालतू जानवरों के लिए उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने होंगे। रोहित ने ओमकार को कंधे से पकड़कर फिर से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बहन अनिका कहाँ है? क्या यह बात तुम जानते हो? ओमकार ने रोहित के सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जी रोहित भैया, वह अपने किसी पुराने आशिक से मिलने गई है। ओमकार की बात सुनकर रोहित चौंक गया। कुछ ही देर में अनिका तय की गई कॉफी शॉप को लोकेशन पर पहुंच गई। जब अनिका कॉफी शॉप के अंदर गई तो उसने देखा कि आशीष डोगरा अब तक पहुंचा नहीं था। अनिका एक टेबल पकड़कर बैठ गई। वेटर को ऑर्डर देने के बाद अनिका आशीष डोगरा का इंतजार करने लगी। कॉफी शॉप के बाहर जब भी कोई कार आकर रुकती, अनिका को लगता कि आशीष उस कार से उतरेगा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद अनिका ने अपने मोबाइल में देखा कि आशीष डोगरा को मैसेज भेजे 50 मिनट के ऊपर हो गए थे, मगर आशीष अब तक कॉफी शॉप नहीं पहुंचा था। अनिका आशीष का करंट लोकेशन नहीं जानती थी, मगर वह इतना जरूर जानती थी कि आशीष डोगरा काफी कटिया आदमी था। अगर उसे लेट होने वाला था तो वह मैसेज करके जरूर बताता। अनिका ने आशीष को फोन डायल किया। कुछ रिंग बजने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आशीष को हुआ क्या था। अनिका ने फिर एक बार आशीष को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर फिर से कुछ रिंग बजने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक वेटर ने आकर अनिका से बड़ी पोलाइटली कहा, मैडम आपकी कॉफी तो ठंडी हो चुकी है, क्या मैं आपके लिए इसे दोबारा गर्म करवा दूं? अनिका कॉफी पीने में बिल्कुल मूड में नहीं थी। वह जल्द से जल्द आशीष डोगरा से मिलना चाहती थी। वेटर को वापस भेजने के बाद अनिका से फिर ग्लास विंडो से कॉफी शॉप के बाहर देखने लगी। तभी अनिका ने देखा ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जींस पहने आशीष डोगरा काफी तेजी से चलकर कॉफी शॉप के अंदर आ रहा था। कॉफी शॉप के अंदर आते ही जब आशीष ने अनिका को देखा तो उसकी चाल पूरी तरह बदल गई। वो बड़ी ही एलिगेंस के साथ चलकर अनिका के पास आया और उसके सामने बैठते हुए कहने लगा,
आई एम रियली वेरी सॉरी। वो क्या है ना कि दिल्ली का ट्रैफिक इस वक्त इतना ज्यादा होता है कि चाहते हुए भी मैं वक्त पर उसके आपके सामने नहीं पहुंच पाया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर मुस्कुराते हुए आशीष ने अनिका से पूछा, कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। अनिका ने बिना वक्त गवाए आशीष डोगरा से पूछा, क्रिस्टोफर और तुम्हारी गैंग मुझसे क्या चाहती है। अनिका की बात सुनकर आशीष डोगरा के होश उड़ गए। वह कुछ मिनट तक अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाया। अनिका ने उसे सीधे एक सवाल पूछ लिया था कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग अनिका से क्या चाहते थे। आशीष के पास कुछ सोचने समझने का मौका नहीं था। आशीष घबरा कर खिड़की के बाहर देखने लगा। अनिका ने मुस्कुराते हुए आशीष से कहा, रिलैक्स मिस्टर डोगरा, मैंने अब तक यह बात इंस्पेक्टर अब्बास को नहीं बताई। अनिका की यह बात सुनते ही आशीष अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। आशीष की आंखों में घबराहट नजर आ रही थी, मगर साथ ही साथ आशीष को अनिका की बात पर यकीन भी हो रहा था। कुछ देर तक आशीष अपना सिर झुकाकर अनिका के सामने बैठा रहा। अनिका जानती थी कि आशीष के पास अब उसे सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद आशीष ने अपने आप को संभालते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या चाहिए उन्हें तुमसे। आशीष की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मैं अब तक ज्यादा कुछ नहीं पता लगा पाई। मैं यह नहीं जानती कि मेरी माँ 25 साल पहले दिल्ली छोड़कर क्यों गायब हो गई थी और उसने मनाली जाने के बाद बारे में क्यों सोचा। मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उन दिनों मगर मनाली में डोगरा परिवार ने काफी होल्ड जमा लिया था पूरे शहर पर। हो सकता है कि मेरी माँ डोगरा परिवार के पास सेफ्टी मांगने आई हो। अनिका की बात को गौर से सुनने के बाद आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तुम्हारी माँ के बारे में बहुत कम जानती हो। तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा एक काफी इंटेलिजेंट औरत थी। वह डोगरा परिवार के पास मदद मांगने आई थी। यह कहना सही नहीं होगा। हाँ, यह जरूर सच था कि डोगरा परिवार में और स्वाति मल्होत्रा में एक डिस्कशन हुई थी कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। डोगरा परिवार और तुम्हारी माँ के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आशीष की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि आशीष को स्वाति मल्होत्रा के लिए काफी रिस्पेक्ट थी। अनिका ने आशीष की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और वह कॉन्ट्रैक्ट क्या थे कि बड़े होने के बाद मेरी शादी कुणाल डोगरा से कर दी जाएगी। आशीष ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका ने कहा, और इसलिए शायद गौतम गुलेरिया ने मुझे कभी भूख से मरने नहीं दिया, क्योंकि वह जानते थे कि एक दिन डोगरा परिवार मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। और डोगरा परिवार का डर और पावर तो पूरी मनाली में फैला हुआ था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि गौतम गुलेरिया और मनीषा ने अनिका को सिर्फ इसलिए खाना खिलाया था ताकि वह भूख से न मरे। अनिका को आज भी वह दिन याद था जब वह तकरीबन 3-4 साल की थी। भूख के मारे उसकी जान निकल रही थी। जब वह अपने कमरे से बाहर निकली, किचन की ओर धीरे धीरे चलकर जाने लगी, तब उसने अपने पापा गौतम गुलेरिया को अपनी सौतेली माँ मनीषा से बात करते हुए सुना था। गौतम गुलेरिया मनीषा से कह रहे थे, अरे उसे इतनी देर भूख भी मत रखो, अगर लड़की मर गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। याद रखना कि डोगरा परिवार के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। बड़े होकर हमें उसकी शादी डोगरा परिवार के साथ करनी है। बस उसे इतना खिलाओ ताकि वह जिंदा रहे। अनिका के बारे में यह कहा जा सकता था कि वह सिर्फ डोगरा परिवार के साथ हुए मैरिज एग्रीमेंट की वजह से पैसा ले रही थी, वरना मनीषा और गौतम ने नन्ही सी अनिका को भूखा मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे बलवीर सर अनिका के साथ ऐसा कुछ होने नहीं देते, क्योंकि तब तक बलवीर सर अनिका को ढूंढते हुए मनाली पहुंच चुके थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो वह अनिका को गौतम गुलेरिया के चुंगल से जरूर छुड़ा लेते। आशीष डोगरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए अनिका से कहा, डोगरा परिवार और तुम्हारी माँ के बीच में एक इकरार हुआ था जो गौतम गुलेरिया को भी निभाना था। जब तक तुम शादी के लायक ना हो जाओ तब तक तुम्हें गौतम गुलेरिया के साथ रहना था। शादी के लायक तुम्हारी उम्र होते ही तुम्हारी शादी डोगरा परिवार में कर दी जाएगी। आशीष डोगरा सारी बातें अनिका को अच्छी तरह समझाने लगा। तभी आशीष को फिर से खांसी का दौरा पड़ गया। आशीष ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने मुंह पर दबा दिया, मगर उसकी खांसी कम नहीं हुई। एक वेटर दौड़कर आशीष और अनिका की टेबल पर पानी लेकर आया। पानी का गिलास अपने सामने देखते ही आशीष ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीने के बाद धीरे धीरे आशीष अपनी खांसी पर कंट्रोल पाने लगा। अनिका आशीष की खांसी के बारे में पहले से ही जानती थी, मगर इस वक्त अनिका के दिमाग में सिर्फ अपनी माँ से जुड़ी यादें चल रही थी। अनिका को एक एक कर सारी बातें कनेक्ट होने लगी। अनिका की माँ ने अनिका की सेफ्टी के लिए काफी प्लानिंग कर रखी थी, जैसे कि डोगरा परिवार के साथ करार, फार्मास्यूटिकल कंपनी, बलबीर सर से कहकर अनिका की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना और ऐसी कई बातें जो अब तक अनिका जानती नहीं थी। अनिका आज भी अपनी माँ को जितना समझने की कोशिश कर रही थी उतनी उलझती जा रही थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर स्वाति मल्होत्रा कौन थी। अनिका का दुश्मन क्रिस्टोफर जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था, उसके साथ काम करने वाला आशीष डोगरा अनिका की माँ स्वाति की इतनी रिस्पेक्ट करता था। करण गुलेरिया जैसे इंसान को उसकी माँ ने धोखा दिया था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी। यह सारी बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। कोई इंसान या तो अच्छा हो सकता है या बुरा।
मगर स्वाति मल्होत्रा का करैक्टर इस वक्त अनिका के लिए समझ पाना काफी मुश्किल था। अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए अनिका ने आशीष से पूछा, क्या यही रीजन था कि डोगरा परिवार ने कभी रिश्ता तोड़ने के बारे में नहीं सोचा? यहाँ तक कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने के बावजूद डोगरा परिवार ने कुणाल को फोर्स किया कि वह मुझसे शादी करे। अनिका की बात सुनने के बाद अपने मुंह से रुमाल हटाते हुए आशीष डोगरा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। आशीष का रिएक्शन देखने के बाद अनिका ने अपने दोनों हाथ कॉफी टेबल पर रखे और आशीष से कहा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? अनिका का सवाल सुनकर आशीष हैरानी से अनिका को देखने लगा। कुछ देर के बाद आशीष ने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, वह मैं कैसे बता सकता हूँ? इनफैक्ट इस वक्त जो एक्वर्ड सिचुएशन खड़ी हुई है वह प्रेगनेंसी की वजह से ही है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अचानक प्रेग्नेंट हो जाओगी। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद कुणाल ने तुमसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, मगर परिवार ने उस पर प्रेशर बनाए रखा कि वह तुमसे शादी करे, क्योंकि डोगरा परिवार ने तुम्हारी माँ के साथ करार किया था। मगर हमारे लाख समझाने के बावजूद कुणाल ने शादी तोड़ दी और यह सब कुछ तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। अनिका अपनी प्रेगनेंसी का राज जानने की कोशिश सालों से कर रही थी। आज उसे इस बात की उम्मीद थी कि शायद इस बात से पर्दा हटेगा, मगर आशीष का रिएक्शन देखकर अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि आशीष अनिका की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मगर अनिका की जिंदगी से जुड़े कई और ऐसे सवाल थे जिनसे आशीष पर्दा उठा सकता था। अनिका ने आशीष के साथ जितनी भी बातें की थी उससे अनिका को इस बात का एहसास हो गया था कि आशीष अब तक अनिका से जो भी कह रहा था वह सारी बातें सच थी, क्योंकि आशीष यह भी अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो अनिका एक मैसेज पर इंस्पेक्टर अब्बास आशीष को स्पेशल डिपार्टमेंट के जरिए अरेस्ट कर सकते हैं। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आशीष से पूछा, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि डोगरा परिवार को मुझे प्रोटेक्ट करने के बदले क्या मिलने वाला था? जरूर मेरी माँ ने डोगरा परिवार के साथ कोई समझौता किया होगा। अगर वह लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे तो बदले में मेरी माँ ने उन्हें जरूर कुछ देने का वादा किया होगा। अनिका की इस बात को सुनने के बाद आशीष डोगरा ने अपना सर झुकाकर हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका ने तुरंत अपना दूसरा सवाल पूछ लिया, क्या थी वह चीज? क्या तुम लोगों को वह चीज मिल गई या अभी भी तुम्हें उस चीज की तलाश है जो तुम मेरे जरिए पाना चाहते हो? आशीष चुपचाप अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अनिका आशीष के रिएक्शन से गैस करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे अनिकाकरण फार्मेसी के बारे में याद आया। अनिका ने आशीष डोगरा से कहा, क्या डोगरा परिवार को अनिकाकरण फार्मेसी में कोई इंटरेस्ट था? जब आशीष ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका ने कहा, मगर इस छोटी सी कंपनी में डोगरा परिवार को क्या इंटरेस्ट हो सकता था? मैंने कंपनी के सबसे वफादार और पुराने मैनेजर्स को पूछकर पता लगाने की कोशिश की है कि वही कंपनी में मेरी माँ ने मेरे लिए कोई ऐसी चीज तो नहीं छोड़ी जो बहुत कीमती हो, मगर मुझे ऐसी कोई बात पता नहीं लगी जो किसी के कुछ काम आ सके। अनिका की बात सुनने के बाद आशीष हैरानी से अनिका को देखता रहा। अपने मन में कुछ सोचने के बाद आशीष ने अनिका से कहा, यह बात वह कभी नहीं मानेगा। आशीष की बात सुनकर इस बार अनिका चौंक गई। अनिका ने बिल्कुल दबी हुई आवाज में आशीष से पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन नहीं मानेगा मेरी यह बात? क्रिस्टोफर? अनिका के सवाल पर आशीष ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका ने इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए आशीष से कहा, आखिर क्या चाहिए उषा क्रिस्टोफर को अनिकरण फार्मेसी से? बताओ मुझे क्या चीज है वह? ऐसा क्या है उस पुरानी कंपनी में जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के साथ इतने बड़े बड़े खिलवाड़ हो रहे हैं? अनिका की तेज आवाज सुनकर कॉफी शॉप में बैठे काफी लोग अनिका और आशीष को देखने लगे। लोगों को लगा कि कोई कपल आपस में झगड़ रहा था, इसलिए सारे लोग फिर से अपनी बातों में बिजी हो गए। तभी आशीष ने अपनी अनिका को शांत करते हुए कहा, देखो अब तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है वह सब कुछ सच है। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा। मुझे भी नहीं पता कि वह लोग क्या ढूंढ रहे हैं, बस मैं इतना जानता हूँ कि वह लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वह बहुत कीमती है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वह चीज तुम्हारे कब्जे में है। आशीष के साथ आर्ग्यू करते हुए अनिका ने कहा, मगर यह कैसे हो सकता है कि कोई चीज जो मेरी माँ की पुरानी कंपनी के साथ जुड़ी हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, और फिर तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? तुम तो खुद ही उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। आशीष ने इस सवाल पर अपना सर झुका लिया। अनिका जानती थी कि आशीष इस बात का जवाब इतनी आसानी से देने वाला नहीं था। अनिका मन ही मन हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसकी माँ ने इतनी गहरी प्लानिंग की थी। क्या वजह थी कि इतनी गहरी प्लानिंग के पीछे? उसकी माँ की क्या? आखिरी रिकॉर्डिंग बार बार अनिका के दिमाग में चलने लगी, जिसमें उसकी माँ ने उसे कहा था कि उसे अपने पांव जमीन पर रखने होंगे।
अगर लोगों के बीच में वह चमकने लगी तो उस पर बुरी नजर पड़ सकती है। अचानक एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने आशीष से पूछा, मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि मुझे अपना टैलेंट दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो बुरे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्या मेरी माँ तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही थी? आशीष ने फिर से अपना सिर झुकाकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं दिल्ली आई इसलिए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को मेरे बारे में पता चला? आशीष ने अपनी जेब से फिर से रुमाल निकाला। उसे हल्की हल्की खांसी खाने आने लगी थी, मगर खांसी को कंट्रोल करते हुए आशीष ने कहा, अब तुम बिल्कुल सही समझी। मेरी 20 साल की प्लानिंग पर तुमने पानी फेर दिया। जब तुम दिल्ली आई उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ निकाला और मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। जब अनिका ने आशीष को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखा तो अनिका ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकी। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए आशीष डोगरा से पूछा, मगर तुम मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे? तुम खुद भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो, फिर मेरी आइडेंटिटी छुपाने का क्या मतलब था? कौन हो तुम और यह सब क्यों कर रहे हो? अनिका की बात सुनने के बाद आशीष जोर जोर से खांसने लगा। आशीष डोगरा क्रिस्टोफर की गैंग का सदस्य था और क्रिस्टोफर की गैंग अनिका को कोई सालों से ढूंढ रही थी। फिर आशीष डोगरा का अनिका की आइडेंटिटी छुपाने के पीछे क्या मकसद हो सकता था? यह बात अनिका को समझ के बाहर थी। आशीष जानता था कि अनिका इस सवाल का जवाब सुनने बिना मानेगी नहीं, इसलिए अनिका को शांत कराते हुए आशीष ने कॉफी शॉप में यहाँ वहाँ देखते हुए बड़ी धीमी आवाज में अनिका से कहा, यह सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। हाँ, उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, मगर वादा उम्र भर निभाऊंगा, यह फैसला कर लिया था मैंने। इसके अलावा और एक वजह है। यह कहने के बाद आशीष डोगरा ने फिर से अपना सर झुका लिया। अनिका ने आशीष से पूछा, क्या वजह है वह बताओ मुझे। आशीष ने धीरे से अपनी नजर अनिका की नजरों से मिलाई और कहा, उस ऑर्गेनाइजेशन की कई बातें मुझे पसंद नहीं है। उनके काम करने के कुछ तरीकों से मैं सहमत नहीं हूँ। यह कहने के बाद आशीष डोगरा फिर से जोर जोर से खांसने लगा। कुछ देर तक खांसने के बाद जब आशीष ने अपनी खांसी पर कंट्रोल पाया तो अपना रुमाल अपने मुंह से हटाते हुए अनिका की ओर देखकर आशीष डोगरा ने कहा, आई एम सॉरी, यह ऑर्गेनाइजेशन काफी मिस्टीरियस है। मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा बातें नहीं जानता, मेरी बात का यकीन करो। अनिका आशीष डोगरा की इस बात से हैरान जरूर हुई थी, मगर कहीं ना कहीं उसे आशीष की बातों में सच्चाई भी नजर आ रही थी। आशीष क्रिस्टोफर के साथ काफी क्लोज था, यह बात तो अनिका भी अच्छी तरह जानती थी। और अगर आशीष ऑर्गेनाइजेशन के हेड से इतना क्लोज था तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आशीष को इतनी कम इन्फॉर्मेशन क्यों थी? क्या इसका मतलब यह था कि क्रिस्टोफर खुद भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड नहीं था, उसके ऊपर भी कोई और बॉस था जो यह सब कुछ मास्टरमाइंड कर रहा था? अनिका कुछ देर तक मन ही मन सोचती रही। फिर अचानक ही अनिका ने आशीष की ओर देखकर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, मगर जानने से पहले मुझे तुम्हें मेरी एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। आशीष ने अपनी पीठ सीधी करते हुए अनिका से कहा, बताओ क्या पूछना चाहती हो तुम? अनिका ने आशीष से पूछा, क्या मेरी माँ स्वाति मल्होत्रा एक अच्छी इंसान थी या नहीं? अनिका के इस सवाल पर आशीष चौंक गया। अनिका ने कई दिनों से अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर परेशान थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर स्वाति मल्होत्रा एक अच्छी इंसान थी या बुरी। एक ऐसे मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्वाति मल्होत्रा का संबंध थे जो ड्रग बेचने के नाम पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट भी करने की बात नहीं आ रही थी। ऐसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने का क्या मतलब हो सकता था? मगर आज अनिका के सामने एक ऐसा इंसान बैठा था जो सिर्फ स्वाति मल्होत्रा का पर्सनली जानता था, मगर खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी था। आशीष डोगरा ने कुछ देर सोचने के बाद अनिका से कहा, देखो सच कहूँ तो जब मैं तुम्हारी माँ से मिला था उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तब मैं सिर्फ 10 साल का था। इंसानों को समझने की शक्ति नहीं थी मेरे अंदर। अनिका आशीष की बात से और ज्यादा हैरान हो गई। 10 साल की उम्र का लड़का उसकी माँ से यह प्रॉमिस कर सकता था कि उसकी बच्ची को सेफ्टी देगा, मगर इंसान समझने की शक्ति नहीं थी उस बच्चे में। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तुम्हारी माँ ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा था तब मैं काफी छोटा था, इसलिए शायद उस वक्त मैं ये ठीक से कुछ समझ नहीं पाया, मगर मैं आज इतना जरूर जानता हूँ कि अगर कुणाल डोगरा की जगह मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ा होता तो आज यह सब कुछ ना होता। जब आशीष ने अनिका की नजरों में नजरें मिलाकर यह बात कही तो अनिका ने आशीष से अपनी नजरें हटा दी। अचानक अनिका को आशीष की आंखों में फिर से वही प्यार नजर आने लगा जो हमेशा ही आशीष की आंखों में दिखाई देता था। आशीष समझ चुका था कि उसने जो बात कही थी वह थोड़ी अकॉर्ड थी। इससे पहले कि अनिका टेबल से उठकर जाने की तैयारी करती, अनिका की नजर कॉफी शॉप के एंट्रेंस पर पड़ी। कॉफी शॉप के मेन गेट के पास खड़ा रोहित मारवा बड़े ही गुस्से में अनिका की ओर देख रहा था। रोहित को अचानक ही कॉफी शॉप में देखकर अनिका हैरान रह गई। अनिका के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। रोहित धीरे से चलकर अनिका और आशीष के टेबल के पास आया। जब आशीष की नजर रोहित पर पड़ी तो आशीष थोड़ा सा हड़बड़ाने लगा। एक्चुअली आशीष मन ही मन यह सोचकर हैरान था कि रोहित ने आशीष की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होने की बातें तो नहीं सुन ली। आशीष को हड़बड़ाते हुए देखकर रोहित का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया।
रोहित ने बिल्कुल कड़क आवाज में अनिका की ओर देखते हुए कहा, अगर आप लोगों की बिजनेस मीटिंग खत्म हो गई हो तो मुझे लगता है हमें अब घर चलना चाहिए। बच्चे तुम्हारे बिना सोएंगे नहीं। रोहित की अचानक ही अपने सामने देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे अपने रोहित के पीठ पीछे कोई गलत काम किया हो। फिर अचानक ही अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ना ही आशीष डोगरा के साथ उसका कोई अफेयर था और ना ही रोहित उसका पति था। फिर अनिका के मन में ऐसी फीलिंग क्यों आई थी, यह बात खुद अनिका भी नहीं समझ पा रही थी। बिजनेस मीटिंग की बात को रोहित के मुंह से सुनकर आशीष डोगरा ने राहत की सांस ली। रोहित ने आशीष की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। वह क्या है ना कि हमारे घर पर एक नियम है, पूरी फैमिली एक साथ डिनर करती है और साथ में ही सो जाती है। अनिका रोहित का इशारा अच्छी तरह समझ गई थी। आशीष को बाय कहने के बाद अनिका रोहित के पीछे पीछे कॉफी शॉप से बाहर जाने लगी। जैसे ही अनिका कॉफी शॉप के मेन गेट पर पहुंची, आशीष डोगरा ने अनिका को पीछे से आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है, अगर आप परमिशन दे तो। अनिका ने रोहित की ओर देखा। रोहित की आंखों से साफ पता चल रहा था कि रोहित कितना नाराज था। फिर अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि किसी से बात करने के लिए उसे रोहित की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए फिर से कॉफी टेबल के पास आते हुए अनिका ने आशीष से कहा, जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। आशीष ने बिना टाइम वेस्ट किए अनिका से धीमी आवाज में पूछा, जब तुम्हें मेरे बारे में असलियत पता चल गई थी तो तुमने मुझे अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? इतना भरोसा क्यों था तुम्हें मुझ पर? कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए अनिका ने आशीष से कहा, क्योंकि मुझे मेरी माँ पर भरोसा है। आशीष डोगरा यह जवाब सुनकर चौंक गया। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी माँ ने तुम पर भरोसा किया था कि तुम मुझे सिक्योरिटी दोगे, तुम मेरी हिफाजत करोगे। जरूर मेरी माँ ने कुछ सोच समझकर ही तुम्हारे हाथ में मेरी जिम्मेदारी सौंपी होगी। यह जवाब सुनने के बाद आशीष ने राहत की सांस ली। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को सिर्फ इसलिए कॉल नहीं की थी क्योंकि वह एक बार खुद आशीष डोगरा से मिलकर असलियत के बारे में जानना चाहती थी। असलियत जानने के बाद अनिका को आशीष पर इतना भरोसा हो गया था कि वह जो आदमी इतने सालों से अनिका को उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की नजरों से बचा कर रख सकता था, वह आदमी कहीं ना कहीं गलत नहीं हो सकता। मगर अनिका अभी सच्चाई से काफी दूर थी, मगर बिना सच जाने आशीष को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। आशीष को जवाब देने के बाद अनिका रोहित के पीछे पीछे कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। आशीष कॉफी शॉप की खिड़की से दोनों को कार में बैठकर जाते हुए देखने लगा। आशीष कुछ देर वहीं कॉफी शॉप में बैठा रहा। मन ही मन कुछ सोचने के बाद आशीष डोगरा कॉफी शॉप से निकलकर क्रिस्टोफर के होटल चला गया। होटल के कमरे में दाखिल होते ही आशीष के कानों पर क्रिस्टोफर की तेज आवाज पड़ी। क्रिस्टोफर ने आशीष से पूछा, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों इतनी देर तक? क्रिस्टोफर अपनी हाथ में एक बड़ा सा सेब का टुकड़ा पकड़कर छुरी से काट रहा था। आशीष ने बड़ी पोलाइटली क्रिस्टोफर की बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ खास नहीं, हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। यह कहने के बाद आशीष क्रिस्टोफर से नजर चुरा रहा था। क्रिस्टोफर अपनी जगह से उठकर आशीष को रोकते हुए कहने लगा, अरे हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, हमें भी तो कुछ बताओ। क्रिस्टोफर की बात पर आशीष गुस्से से क्रिस्टोफर को देखने लगा। फिर अचानक आशीष को कुछ रियलाइज हुआ और अपनी नजरें झुका ली। अपने मुंह पर में सेब का एक टुकड़ा डालते हुए क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के प्यार में तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे रहे हो? मैं जानता हूँ यह प्यार चीज ही कुछ ऐसी है, बड़े बड़ों को धोखा देने पर मजबूर कर देती है, और फिर तुम उस लड़की को कई सालों से प्यार करते हो। मन ही मन कई बार यह भी सोच चुके हो कि काश उसकी शादी तुम्हारे भतीजे कुणाल की जगह तुमसे हुई होती। क्रिस्टोफर की इस बात पर आशीष अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, देखो मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करना शुरू कर दो। इतना कहते ही आशीष को फिर से खांसी का दौर पड़ गया। आशीष ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने मुंह पर दबा दिया। तभी क्रिस्टोफर ने एक और सेब का टुकड़ा काटते हुए अपने मुंह में रखा और अपने आदमियों से कहा, देखा तुम लोगों ने, मैं तुमसे कहा था ना कि हमारा दोस्त एक लड़की के लिए हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। देखा तुम लोग, अभी हम सबके सामने आशीष यह बताएगा कि उसने अनिका के साथ क्या क्या बातें की है ना आशीष? हंसते हुए आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, मैंने कहा ना कोई खास बात नहीं, हम दोनों ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क पड़ेगा। क्रिस्टोफर ने सेब का टुकड़ा चबाते हुए आशीष से कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कभी यह जान नहीं पाऊंगा कि तुम दोनों के बीच क्या बात हुई है? इतना कमजोर समझ रखा है मुझे? यह मत भूलना ऑर्गेनाइजेशन के साथ गद्दारी करने की क्या सजा हो सकती है। होटल में क्रिस्टोफर और आशीष के बीच जो कुछ भी चल रहा था उससे अनिका बिल्कुल अनजान थी। रोहित अनिका को लेकर गुलेरिया हाउस वापस लौट रहा था। कार ड्राइव करते वक्त रोहित अनिका के साथ बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। अभी रोहित की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अनिका को यह सिचुएशन काफी ऑकवर्ड लग रही थी। अनिका ने चुप्पी तोड़ते हुए रोहित से पूछा, आप इतना गुस्सा क्यों है मिस्टर मारवा? क्या आपको मेरे दोस्त आशीष से जेलियस से हो रही थी? अनिका की बात पर इग्नोर करते हुए रोहित तेजी से कार ड्राइव करता रहा। इससे पहले कि अनिका रोहित को और कोई सवाल पूछती तभी अचानक अनिका को फोन बजने लगा। अपने फोन स्क्रीन पर नंदिनी का नंबर फ्लैश होते हुए देखकर अनिका ने तुरंत नंदिनी का कॉल एक्सेप्ट किया।
कॉल कनेक्ट होते ही नंदनी ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, अरे कहाँ हो तुम लोग? मिस्टर मारवा तुम्हारे साथ ही है ना? नंदनी की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत परेशान थी। नंदनी के सवाल का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, हाँ वह मेरे साथ ही है। मगर क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अनिका की बात का जवाब देते हुए नंदनी ने कहा, अरे जल्दी से घर आ जाओ, घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि जब वह गुलेरिया हाउस से निकली थी, घर पर अचानक मुसीबत क्यों टूट पड़ी थी। अनिका ने नंदनी से पूछा, अब क्या हुआ बताओ मुझे। नंदनी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए अनिका से कहा, मिस्टर रोहित मारवा की दादी सुहासिनी मारवा घर पर आई है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ, वह बहुत गुस्से में है। सुहासिनी मारवा के आने की खबर सुनकर अनिका भी शौक हो गई। इससे पहले कि वह खबर अनिका रोहित को सुनाती, रोहित के सेल फोन पर भूमिका का फोन आया। जब रोहित ने सेल्फ रिसीव किया, भूमिका ने रोहित से कहा, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है दादी माँ तुम्हें ढूंढते हुए गुलेरिया हाउस पहुंच चुकी है। यह बात सुनते ही रोहित ने तेजी से चलती हुई कार को जोर से ब्रेक मारी। दादी माँ गुलेरिया हाउस पहुंची हैं। यह खबर सुनते ही रोहित को बहुत बड़ा शौक लगा। रोहित का यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में इतना दखल अंदाजी करे। चाहे सुहासिनी मारवा रोहित की दादी थी और रोहित उनकी काफी रिस्पेक्ट करता था, मगर रोहित को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि दादी माँ रोहित से बिना पूछे गुलेरिया हाउस पहुंची थी। भूमिका का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित तेजी से कार गुलेरिया हाउस की ओर ले जाने लगा। दादी माँ लिविंग रूम में अपनी केयरटेकर लीला के साथ अपनी व्हील चेयर पर बैठकर रोहित और अनिका का आने का इंतजार कर रही थी। आकाश और घर के बाकी नौकर चुपचाप दादी माँ के सामने खड़े रोहित और अनिका के आने का इंतजार कर रहे थे। मारवा परिवार की बड़ी दादी का पूरी दिल्ली में काफी नाम था, लोग उनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। गुलेरिया परिवार के नौकर भी इस बात का खास ध्यान रख रहे थे कि दादी माँ को किसी तरह की कोई शिकायत ना हो। जब दादी माँ को एक नौकर ने चाय ऑफर की तो दादी माँ ने उसे बिना कोई जवाब दिए अपनी केयरटेकर लीला की ओर देखा। दादी माँ और लीला के साथ मारवा खानदान के कुछ नौकर भी उनके साथ गुलेरिया हाउस में पहुंचे थे, जिनमें से एक नौकर ने थर्मस से चाय निकालकर एक कप में भरी और लीला के हाथ में थमा दी। लीला ने वह चाय का कप दादी माँ को दिया। दादी माँ का यह बिहेवियर आकाश को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मगर